प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैनुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश की नई सरकार से मिलकर काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विकास पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नितिन गडकरी ने जोधपुर संभाग को 5,387 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। भारत और पाकिस्तान की निर्मित होने के बाद 3 नदियां भारत को मिली और 3 पाकिस्तान को मिली, पर हमारे 3 नदियों का, हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। मैंने अभी जम्मू कश्मीर में और पंजाब के बीच में सुलह करा दी और वो डैम बनाने जा रहे हैं और पाकिस्तान से जाने वाला पानी रोकने वाले हैं और वो पानी पंजाब से राजस्थान तक पहुंचाने वाले हैं। और इसलिए आने वाले समय में हमको किसानों के लिए करना बहुत जरूरी है। हम रिवर कनेक्टिविटी के 30 प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक मेरा सपना था, मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया हूं, उसका मुझे दुख भी बहुत कठिन था। कांडला पोर्ट के बाद वहां से लेकर जोधपुर तक 45 मीटर वीट का मैं एक कैनाल बनाना चाहता हूं और जो गुजरात की नदियों में जो बाढ़ आएगा वो पानी पूरा उस कैनाल में भर लगेगा और उसमें से आपके यहां जो कंटेनर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं वो कंटेनर पानी से आएंगे और कैनाल खोलने के बाद एक तरफ रोड बनेगा और एक तरफ रेलवे बनेगी। वो प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं राजस्थान की नई सरकार को अनुरोध करना चाहूंगा कि हम विकास में राजनीति नहीं लाते। वी डोंट वांट टू मिक्स अप पॉलिटिक्स विद डेवलपमेंट। और इसीलिए जब भी कोई एमपी मेरे पास आता है तो मैं पॉजिटिव सोच में यही सोचता हूं कि जब ये आ रहा है इसका मतलब इसकी तकलीफ है, जनता को तकलीफ है, इसका काम होना चाहिए और वो काम करने की कोशिश हम करते हैं। और इसीलिए मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 4.5 की सरकार ने जो रोड में काम किया है, आप लगा लो हिसाब, जो 60-70 साल में राजस्थान को नहीं मिला वो 4.5 साल में हमारी सरकार ने राजस्थान को दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद आज जयपुर पहुंचे। अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ एक अहम बैठक में उन्होंने राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर दुरू मियां समेत कई अहम लोगों से बात की। सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश में बदलाव आ रहा है, कांग्रेस मजबूत होकर उभर रही है। इस दौरान सलमान खुर्शीद से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद आज जयपुर में हैं। यहाँ पर कई अहम बैठकें की हैं, बातचीत की है। खास तौर पर एक माइनॉरिटी का फीडबैक लिया है जो सीधा राहुल गांधी के पास पहुंचेगा, बातचीत की जाएगी। राजस्थान की जो तस्वीर बनी है पिछले कुछ सालों के अंदर, जिस तरह के क्राइम यहाँ पर हुए हैं, चाहे ब्रूटल मर्डर हुए हैं, चाहे मॉब लंचिंग हुई हो, तमाम चीज़ों को लेकर के जो आपसी समाज की दूरियां हैं उन्हें दूर करने की बात करें। उनसे बातचीत करते हैं। सर, जयपुर में आपने बैठक की, तमाम जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एकजुट किया, बातचीत कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या इसका नतीजा सामने है? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है 2019 के लिए, उस मैनिफेस्टो में राहुल जी ने ये चाहा है कि जो भी हम लोगों की अपनी जानकारी और मालूमात है उसकी बुनियाद पर हम मैनिफेस्टो ना बनाएं, बल्कि आम जनता से जाकर बातचीत हो। तो जहाँ जहाँ वो लोग हैं, जैसे बुद्धिजीवी हैं, दानिश्वर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं, काम और मामूली लोग हैं, उन सब के क्या विचार हैं, क्या उनके जज्बात हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करें, रिकॉर्ड करें और फिर वो जाके मैनिफेस्टो कमेटी में पूरी चर्चा के में वो सामने आए और फिर हम तय करें कि जनता की मांग जो है, पीपल्स मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, उन बातों को हम उस मैनिफेस्टो में डालें। देखिए, हर अलग इलाके की अपनी एक अलग तरह की मांग होगी। राजस्थान के जैसे नताइज आपके सामने हैं, उन नताइज के हिसाब से यहाँ की आवाम के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, कुछ बातें तो वो हैं जो लोग सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, जो सरकार बन चुकी है उससे एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे जो भी मुद्दे सामने आए, हमने उसको सीएम तक पहुंचाया। उनसे हमारी दोपहर में वार्ता हुई, उनको हमने उनके सामने पहुंचाया। दूसरे मुद्दे जो हैं वो आने वाले समय के लिए, तो पार्लियामेंट के नज़रिए से और पूरे देश के नज़रिए से क्या मुद्दे होने चाहिए, उनको हमने इसमें अपनी सूची में रखा है कि उस पर हम जाके दिल्ली में चर्चा करके फिर उसमें जो ज़्यादा प्रभावशाली जो भी मुद्दे हैं या जहाँ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं
उनको फिर हम मैनिफेस्टो की उसमें रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है सलमान खुर्शीद, जिन्होंने बातचीत की बेबाकी से, बताए तमाम मुद्दे जो कि राजस्थान से लेकर के यूपी और यहाँ पर जो तैयारियाँ की जा रही है मिशन 2025 के लिए, राजस्थान से 25 सीटें लोकसभा की जीत करके इन्हें तोहफा देना है, उसमें कितने कामयाब होते हैं देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास और जानते हैं क्या कुछ रहे आज प्रदेश के हाल। किसान और उसकी कर्ज माफी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में उठाकर सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की वैतरणी भी किसान के कंधे पर बैठकर पार करना चाहती है। यही वजह है कि 9 जनवरी को जयपुर में किसान रैली का आयोजन कांग्रेस करने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का आगाज भी कांग्रेस इसी किसान रैली के बहाने कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने जो कर्ज माफी की घोषणा सत्ता में आने पर पूरी की, उसे लेकर किसान राहुल गांधी का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसको लेकर किसान रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्रियों को ताकीद किया गया कि अगले 2 दिन तक वो अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं और संगठन के साथ बैठकें कर रैली को ऐतिहासिक बनाएं। उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के मुताबिक राहुल गांधी से आग्रह किया जाएगा कि वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, जिससे केंद्र सरकार भी किसानों के हित में कोई फैसला करे। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे के मुताबिक रैली में लाखों की तादाद में लोग हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस सरकार के किसानों की कर्ज माफी को लेकर लिए गए फैसलों के बाद बीजेपी की ओर से दी जा रही प्रतिक्रिया पर पांडे ने कहा कि कांग्रेस को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोधपुर संभाग को बड़ी सौगात दी है। नितिन गडकरी ने आज जोधपुर में 5,387 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। खास तौर पे जोधपुर के कई सालों से लंबित सपने रिंग रोड को भी उन्होंने आज शिलान्यास कर पूरा कर दिया। साथ ही राज्य सरकार से अपील की कि वो विकास में राजनीति न कर केंद्र व राज्य मिलकर राजस्थान का विकास करें। जोधपुर संभाग के लिए आज का दिन केंद्र सरकार की सौगातों का रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने आज जोधपुर शहर में 5,387 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जोधपुर के पाल स्थित होटल कस्तूरी ऑर्चिड के पास समारोह में नितिन गडकरी ने कहा कि राजस्थान में सड़कों को लेकर बहुत बड़ा जाल बिछा है और केंद्र सरकार ने यहाँ के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नितिन गडकरी ने राजस्थान की नई सरकार से अपील की है कि वो विकास को लेकर राजनीति नहीं करे व केंद्र और राज्य मिलकर लगातार विकास को लेकर काम करें। उन्होंने पाकिस्तान से जाने वाले पानी पर भी बात की और कहा कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो डैम बन रहे हैं उनके पूर्ण होने पर भारत का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। गहलोत सरकार उपज का सही दाम नहीं मिलने पर आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों को बड़ी राहत देने जा रही है। यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने संकेत दिए हैं कि ऐसे परिवारों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। फसली ऋण माफी को लेकर सचिवालय में हुई पहली कर्ज माफी की बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया कि डिफाल्टर्स के साथ लोन डिफाल्टर्स किसानों को भी ऋण माफ किया जाए। 10 जनवरी को कमेटी की एक बार फिर बैठक होगी, जिसमें पूरे मापदंड तय किए जाएंगे। कर्ज माफी की पहली बैठक के बाद यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार 2 लाख रुपए तक के किसान ऋण माफ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में काम भी करना शुरू कर दिया है। कर्ज माफी के बाद सरकारी खजाने पर जो भार आएगा उसकी भरपाई के लिए राजस्व के क्या उपाय किए जाए, इस पर भी कमेटी विचार कर रही है। झुंझुनू के सांसद संतोष अहलावत को देश के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में शामिल किया गया है। झुंझुनू के सांसद संतोष अहलावत को शक्ति सम्मान 31 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया जाएगा। सांसद अहलावत को पहला प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वहीं राजस्थान के सीपी जोशी को भी इसमें शामिल किया गया है। देश की एक प्रमुख मैगजीन द्वारा देश भर के सांसदों की कार्यशैली, सदन में उनकी सहभागिता, आचरण, शक्ति, योग्यता को लेकर किए गए एशिया पोस्ट फेम इंडिया सर्वे में झुंझुनू सांसद संतोष अहलावत को सबसे शक्तिशाली सांसद की सूची में प्रथम स्थान दिया। वर्ष 2018 के शक्तिशाली सांसद के लिए किए गए सर्वे में मैगजीन द्वारा 10 बिंदुओं को ध्यान में रखा गया। मैगजीन द्वारा किए गए सर्वे में सांसद संतोष अहलावत ने सभी वर्गों में अपनी बढ़त बनाई। मैगजीन द्वारा 31 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सांसद अहलावत को शक्ति सम्मान से नवाजा जाएगा। राजस्थान बार काउंसिल अध्यक्ष सुशील शर्मा आज राजसमंद के दौरे पर रहे। अल सुबह नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में उन्होंने मंगला झांकी के दर्शन किए और बाद में नाथद्वारा बार एसोसिएशन के सदस्यों की एक बैठक लेकर उनकी समस्याएं सुनी।
राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष और पीसीसी सदस्य सुशील शर्मा कल देर शाम नाथद्वारा पहुंचे और दामोदर धाम में रात्रि विश्राम के बाद अल सुबह श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन किए। इसके बाद कुछ देर नाथद्वारा के बाजार में भ्रमण के बाद शर्मा अदालत पहुंचे। अदालत में स्थानीय न्यायाधीशों और बार एसोसिएशन द्वारा उनका स्वागत किया गया। अदालत परिसर का निरीक्षण के बाद शर्मा ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर वकील समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार वकीलों की समस्याओं से भलीभांति परिचित है, इसी कारण इन समस्याओं को पहले घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। जल्द ही सरकार इस पर भी घोषणा करने का विचार कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जल्द इनका निस्तारण हो पाएगा। श्री गंगानगर में नगर परिषद की लापरवाही के चलते चुनाव की आचार संहिता के दौरान किए गए कब्जे आज भी नहीं टूट पाए। पुलिस द्वारा समय पर पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध नहीं करवाने के चलते अतिक्रमण हटाओ दस्ते को बैरंग लौटना पड़ा। नगर परिषद ने इन कब्जाधारियों को एक सप्ताह पहले चेतावनी दी थी और इसी के तहत आज भारी लवाजमा लेकर नगर परिषद कर्मचारी और नगर परिषद के सचिव लाजपत बिश्नोई के नेतृत्व में करणपुर रोड फाटक पर पहुंच गए, मगर 2.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी पुलिस जाता वहां पर नहीं पहुंचा तो इन अतिक्रमण हटाओ दस्तों को बैरंग लौटना पड़ा। लाजपत बिश्नोई का कहना था कि कर्मचारियों की पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो सकती। दरअसल करणपुर रोड पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपने भवन, मकान और दुकानें बना रखी हैं, लेकिन चुनाव की आचार संहिता के दौरान भी 6 दुकानें बनी थी। नगर परिषद केवल इन 6 दुकानों को ही अतिक्रमण मानकर हटाना चाहती है। इसे लेकर के लोग काफी आक्रोशित हैं। 2 गज जमीन के लिए तरसता रहा बालक का शव। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में गोस्वामी समाज के लिए नहीं है समाधि स्थल। एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद बालक को दफनाया जा सका। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में 10 नाम गोस्वामी समाज के एक 10 साल के बालक राहुल की बीमारी के दौरान मौत हो गई। सामाजिक परंपरा के मुताबिक उसकी समाधि के लिए स्थान न होने के कारण 102 गज जमीन के लिए तरसता रहा। दिन भर की मशक्कत के बाद एसडीएम संतोष कुमार मीणा के हस्तक्षेप से समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जा सका। गोस्वामी समाज में मृत्यु हो जाने पर शव को दफनाने की परंपरा आज भी प्रचलित है, पर वहां जगह आवंटित नहीं होने से बालक के शव को समाधि दिलवाने में समाज के लोगों को दिन भर समस्या का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन की टीम ने आज नगर कस्बे में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली देशी घी बनाने के कारखाने का भांडाफोड़ किया है। प्रशासन की टीम ने मौके से भारी मात्रा में नकली देशी घी और दूध बनाने का पाउडर भी जब्त किया है। नगर के एसडीएम और तहसीलदार को जानकारी मिली थी कि कस्बे के खोड़ की रोड पर स्थित एक आइस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली देशी घी बनाने का कारोबार होता है, जिस पर आज प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली देशी घी बरामद किया है। इसके अलावा दूध बनाने का केमिकल पाउडर और भारी मात्रा में डाइजन सिरप भी बरामद किए गए हैं। कार्रवाई की भनक लगते ही फैक्ट्री मालिक तो फरार हो गया, लेकिन 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भरतपुर में एक शिक्षक ने अपनी छात्रा के साथ दुष्कर्म कर गुरु शिष्या के पवित्र रिश्ते को तार-तार किया है। उद्योगनगर थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी शिक्षक को 2 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। सातरुख स्कूल में प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे लक्ष्मीकांत शर्मा ने स्कूल की 12वीं कक्षा की नाबालिग लड़की से कहा कि वह अंग्रेजी विषय में कमजोर है और उसे 20 में से 20 अंक संतरांक में अंक दे दिए जाएंगे। छात्रा शिक्षक के झांसे में आ गई। आरोपी अध्यापक ने छात्रा को पहले अपने घर पर बुलाया और फिर उसे अपने साथ वृंदावन ले गया। आरोपी शिक्षक ने वृंदावन के एक होटल में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसे वृंदावन के ही एक मंदिर पर छोड़कर वापस आ गया। आरोपी को जब पता चला कि छात्रा के परिजनों ने उसके खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी है, आरोपी शिक्षक को न्यायालय द्वारा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। जिले में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस के सामने पेश की एक और बड़ी चुनौती। फायसागर रोड पर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लूटने की हुई नाकाम कोशिश। शहर के फायसागर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर उसमें रखी नकदी लूटने की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी सुबह उस वक्त लगी जब बैंक कर्मचारी बैंक खोलने पहुंचे, जहां उन्होंने एटीएम का दरवाजा टूटा देखा और मशीन को अस्त व्यस्त पाया। मामले को लेकर बैंक कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन उसमें रखा कैश सुरक्षित है।
साथ ही उन्होंने बताया कि बैंक अधिकारियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिले के गोवाड़ी गांव में ग्रामीणों ने वृहद कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति पर किसानों की कर्ज माफी सहित अन्य योजनाओं के भुगतान में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने समिति कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने समिति के अध्यक्ष और व्यवस्थापक पर आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष और व्यवस्थापक ने किसानों की कर्ज माफी में फर्जीवाड़ा करते हुए जिन लोगों ने लोन नहीं लिया था उन लोगों का नाम चढ़ाकर राशि उठा ली, वहीं जिन लोगों ने लोन लिया था उनका लोन माफ नहीं किया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने अध्यक्ष और व्यवस्थापक पर नरेगा सहित अन्य योजनाओं में भुगतान में वित्तीय गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया। इधर इस मौके पर ग्रामीणों ने समिति के अध्यक्ष नाहर सिंह का पुतला जलाते हुए जमकर नारेबाजी की, वहीं प्रशासन से मामले की जांच करवाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग रखी। कोटा के व्यस्तम बाजार में व्यापारी से हुई 1.5 लाख की लूट। फर्जी पुलिसकर्मियों ने दिया लूट की वारदात को बीच बाजार अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ लूट का पूरा घटनाक्रम, लेकिन लुटेरे नहीं लगे पुलिस के हाथ। कोटा में आज रामपुरा बाजार से सटे गांधी चौक में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर 4 लुटेरों ने एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और 1.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। लूट की ये वारदात दुकान में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झालावाड़ के गजक व्यापारी टी करस्वामी को रुकवाया और पुलिस चेकिंग के नाम पर उसकी तलाशी ली। बैग में रखे 1.5 लाख रुपए के बारे में व्यापारी बता नहीं पाया और सामने ही मौजूद अन्य व्यापारी को बुलाने गया। इतनी ही देर में चारों बदमाश बैग लेकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित व्यापारी ने उनका पीछा भी किया, लेकिन बदमाश काफी दूर तक निकल चुके थे। सूचना मिलने के बाद रामपुरा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की दुकानों से सीसीटीवी फुटेज लिए। फिलहाल पुलिस इस फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। स्वाइन फ्लू के घातक वायरस ने ली आज एक महिला की जान। बोरखेड़ा निवासी महिला ने एमबीएस अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड में इलाज के दौरान तोड़ा दम। वहीं आज भी 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट आई स्वाइन फ्लू पॉजिटिव। स्वाइन फ्लू के घातक वायरस से आज एक महिला की मौत हो गई। मृतका बोरखेड़ा की निवासी थी और एमबीएस अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आज भी 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आई। कोटा में नए साल में अब तक 5 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों के लगातार मामले सामने आने से चिकित्सा विभाग ही नहीं बल्कि अस्पताल प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। आज चिकित्सा विभाग की अलग अलग टीमों ने कुन्हाड़ी, विज्ञाननगर व स्टेशन इलाकों में सैकड़ों घरों का सर्वे कर लोगों को जागरूक किया। स्वाइन फ्लू ने 2018 में 600 से अधिक मरीजों को चपेट में लिया था, जिसमें से 40 से अधिक मरीजों की मौत हो गई थी। प्रदेश में पैर फैला रही जानलेवा बीमारी स्वाइन फ्लू ने प्रतापगढ़ जिले में भी दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगते सूबी ग्राम पंचायत के 70 वर्षीय वृद्ध की अहमदाबाद में इलाज के दौरान मौत के पश्चात जिला चिकित्सा विभाग भी हुआ सक्रिय। जिला चिकित्सा विभाग ने क्षेत्र में सर्वे करवाकर संदेहास्पद व्यक्तियों को बांटी टेमीफ्लू की दवाइयां। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड के सूबी गांव के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव 70 वर्षीय वृद्ध की अहमदाबाद में उपचार के दौरान मौत के पश्चात जिला चिकित्सा विभाग ने सूबी, देवखेड़ा और आचारी गांव में सर्वे कर टेमीफ्लू दवाइयां वितरित की। छोटी सादड़ी बीसीएमओ डॉक्टर कुमुद माथुर की टीम ने क्षेत्र के 375 घरों का सर्वे कर कुल 45 संदेहास्पद व्यक्तियों को टेमीफ्लू दवाइयां वितरित की। चिकित्सा विभाग ने क्षेत्र से कुल 7 लोगों के सैंपल भी लिए, जिन्हें जांच के लिए आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर भिजवाया गया है। जिला चिकित्सा विभाग स्वाइन फ्लू की दस्तक के पश्चात अलर्ट मोड पर है और आमजन को स्वाइन फ्लू के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दे रहा है। हालांकि मृतक की मौत के वास्तविक कारणों का पता अहमदाबाद से मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट आने के पश्चात ही लग पाएगा। घर के पास बने जोहड़ में डूबने से मां और बेटे की हुई दर्दनाक मौत। सीकर जिले के नीमका थाना के पास झातली गांव की है घटना। सीकर जिले के नीमका थाना सदर इलाके के झातली गांव में आज घर के पास बने एक जोहड़ में डूबने से एक बेटे और उसकी मां की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार झातली गांव में 8 साल का बालक रविंद्र अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसने देखा कि एक स्वान का बच्चा जोहड़ में डूब रहा है, जिसे बचाने के लिए वह जोहड़ में उतर गया तथा गहरे पानी में जाने से उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना को देखकर उसकी मां भी बच्चे को बचाने के लिए जोहड़ में उतरी, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर नीमका थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से मां और बेटे के शवों को जोहड़ से बाहर निकलवाया। वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिए व पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
इस वर्ष की पहली शनि अमावस्या के विशेष योग पर मेवाड़ के प्रख्यात तीर्थ शनि महाराज आली में आज 1 लाख से भी ज्यादा दर्शनार्थी पहुंचे, जहां तेल काला अन्नदान कर शनिदेव को प्रसन्न करने के जतन किए गए। शनिवारी अमावस्या को सूर्यपुत्र शनि की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान के साथ पूजा करने के अलावा पीपल की पूजा करने से शनि ग्रह से होने वाले दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। वहीं क्रूर ग्रह के रूप में मान्य होने के बावजूद जातकों द्वारा इस दिन शनि की आराधना करने से विशेष फलित माना जाता है। इसी कारण वर्ष में जब भी शनि अमावस्या होती है उसी दिन शनि मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहता है। चित्तौड़गढ़ जिले के आली शनि महाराज मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने शनिदेव के दर्शन कर पूजा अर्चना के साथ उनका तेलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद साले मोहम्मद आज बीकानेर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद साले मोहम्मद ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि वे अभी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर समस्याओं को चिन्हित कर रहे हैं और जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि उनके विभाग की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को रजिस्टर करवा सकता है और उसका तुरंत निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2013 में अशोक गहलोत सरकार के समय मदरसों में जिस प्रकार के कार्य हुए वह पिछले 5 सालों में मदरसाओं में उस तरह के कार्य नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मदरसा पैरा टीचर की भर्ती हो, चाहे उनके मानदेय की बात हो या हॉस्टल्स की बात हो, इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आने वाले वक्त में इन सभी कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। जयपुर के जेईसीआरसी कॉलेज में दीक्षांत समारोह 2019 का आयोजन किया गया। जेईसीआरसी के दीक्षांत समारोह में 722 विद्यार्थियों को डिग्री पूरी होने पर बैच से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर इसरो के पूर्व चेयरमैन कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन मौजूद रहे और उनके हाथों से ही स्टूडेंट को सम्मानित किया गया। दुर्ग दिशा जो हम बना रहे हैं आजकल और जिसमें नेक्स्ट 10 इयर्स 20 ईयर तक अपना क्या चार्टर होगा, देश की बुराई पुरोगमन कैसा होगा, उसके ऊपर बच्चे लोगों का रोल क्या होगा, वो हमारे जैसा व्हेन वी केम अप भारत ने हमको दिया, स्पेस प्रोग्राम दे दिया। इन लोगों के लिए काफ़ी ऐसे प्रोग्राम है, साइंस में है। कल तो मोदी जी ने बोला कि हम हर इंस्टीट्यूट में रिसर्च बनाएंगे और बोला कि अपना गगनयान तो ये शुरू में है अभी नेक्स्ट 30-40 इयर्स तो हमारे इंडियंस तो जाते रहेंगे ऊपर। द वेरी एक्साइटिंग एरिया, एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लैनेट्स, मून में सब दिस पीपल कैन टेक केयर। दूसरा है अपना रिसर्च, अपने जो तकलीफ है, सोशल प्रॉब्लम्स है, डिसीज़ के है, पानी के है, एनवायरनमेंट के है, उसके सब काफ़ी काम रह गया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि इसके ऊपर सब हम सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही हम्बल बिगनिंग है। हम बहुत ही हम्बल मैनर में एक एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। एजुकेशन इस देश की नेसेसिटी है, एजुकेशन लग्जरी नहीं है। एजुकेशन और लिटरेसी में बहुत फ़र्क है। खाली लिटरेसी अनफ नहीं है, एजुकेशन माने हायर एजुकेशन उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। और एजुकेशन में अगर हम लोग बच्चों को डेवलप कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, तो हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आज की आवश्यकता है। अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा ने बेरला गांव में धन्यवाद सभा के दौरान ग्रामीणों को वोट नहीं देने और धमकाने के वीडियो वायरल होने के मामले में सफाई दी है। विधायक जौहरीलाल मीणा ने सफाई देते हुए कहा कि धन्यवाद दौरे के दौरान गांव बेरला का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वह बिल्कुल झूठा है। साथ ही मीणा ने इसे राजनीतिक साजिश भी करार दिया। गलत तरीके से तोड़ मोड़ किया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास हम मिट्टी बैठी हुई थी, मेरे पास जगावत, छुट्टन खा, फुटबॉल, ये सब लोग बैठे हुए थे। चर्चा हो रही थी कि चुनाव के बारे में भाई कोई गाँव में कमती मिलते, कोई बत्ती मिलते, ये चर्चा हो रही थी। किसी प्रकार का कोई दूसरे वातावरण नहीं हुआ, न किसी प्रकार की कोई बात आई। वो 4 लड़के बैठे हुए थे जो शराबी थे, शराब पीकर बैठे हुए थे। उन्होंने उधर मचाया, उन्होंने तरह तरह के नारे और लगाए, किसी प्रकार की अशांतियां अब समझ या कोई वातावरण दूसरे नेता ने उन्होंने किया है।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान में बदलाव के बाद शुरू हुई बयानबाजी को लेकर सीपी जोशी का बयान सामने आया है। जोशी ने कहा कि ये फैसला एजीएम ने लिया है। पिछली सरकार ने चुनी हुई संस्था को भंग किया था, जो कि गलत था, जबकि किसी भी स्वतंत्र संस्था का सम्मान होना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को ही आरसीए का नया संविधान रजिस्टर भी करवाया गया, जिसमें राजस्थान का नागरिक होने की शर्त जोड़ी गई है, जबकि पूर्व में रुचिर मोदी के चुनाव लड़ने की राह आसान करने के लिए इस शर्त में बदलाव किया गया था। एजीएम की मीटिंग हुई है। एजीएम की मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला हुआ, उसके बाद ही हुआ। पिछली सरकार ने गलत ढंग से निर्णय लेकर चुनी हुई एक आरसीए संस्था को भंग किया है और उसमें स्पोर्ट्स काउंसिल के स्पोर्ट्स के जो सेक्रेटरी हैं उन पर अपील करने का अधिकार था और अपील के बाद उन्होंने निर्णय लिया है। तो चुनी हुई कोई भी संस्था हो, उस चुनी हुई संस्था का सम्मान किया जाना चाहिए और लोकतांत्रिक पद्धति में यही है कि जो संस्था है वो अपना काम इंडिपेंडेंट ढंग से करे। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज रॉबर्ट वाड्रा जमीन मामले में मंत्री भंवर सिंह भाटी के बयान पर पलटवार किया है। मेघवाल ने कहा कि मंत्री भाटी ने जानकारी के अभाव में यह बयान दिया है। बीकानेर में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रॉबर्ट वाड्रा के मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि वाड्रा परिवार को बचाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुझे लगता है जानकारी के अभाव के कारण उन्होंने ऐसा कहा होगा, नहीं तो दोबारा आप उनसे पूछना कि अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो वो हाईकोर्ट क्यों गए, हाईकोर्ट से स्टे लेके क्यों आए। हमारा तो यहां तक भी आरोप है कि हाईकोर्ट में जब वो स्टे के दौरान गए तो जिस वकील ने उनकी पैरवी की उनको वर्तमान सरकार ने महाअधिवक्ता बनाया। हम तो यहां तक चार्ज करते हैं कि भाई ये रॉबर्ट वाड्रा के परिवार को बचाना वर्तमान सरकार का प्रथम उद्देश्य है। और आपने मीडिया में भी देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री का जो सिलेक्शन हुआ था उस बैठक में, जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे महापौर साहब भी बता रहे थे कि प्रियंका वाड्रा भी उसमें थी। तो ये जो कौलायत में हुआ, ये तो वो स्टे लेके बैठे हैं। डीबी में भी सरकार जाएगी, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, और आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, इस केस में हम कोई दुर्भावना से काम नहीं करना चाहते। जो भंवर सिंह जी भाटी साहब का बयान मैंने भी पढ़ा कि 5 साल में होता तो कुछ होता। हम कानून के अनुसार चलने वाले लोग हैं। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने पदभार संभालने के बाद विभाग की पहली बैठक ली है। सचिवालय सभागार में हुई इस बैठक में एसीएस उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, एमएसएमई सचिव आलोक, उद्योग आयुक्त डॉक्टर के पाठक ने भाग लिया। तो वही बैठक में रीको, एमएसएमई उद्योग, बीआईपी, आरएफसी, राजसीको और खादी ग्रामोद्योग के साथ संबंधित विभागों के आला अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस दौरान अधिकारियों की तरफ से अपने अपने विभागों की बारी बारी से प्रेजेंटेशन भी दी गई। जयपुर में शुभ अभिलाषा ग्रुप की तरफ से मिस्टर एंड मिस जयपुर का आयोजन होने जा रहा है। प्रतियोगिता का पहला ऑडिशन 9 जनवरी को आयोजित होगा, जिसमें जयपुर के विभिन्न कॉलेजों से प्रतिभागी भाग लेंगे। ऑडिशन में 18 से 25 साल के युवक युवतियां भाग ले सकेंगे। ऑडिशन में चयनित युवक युवतियां क्वार्टर फिनाले राउंड के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। सेमीफिनाले के लिए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मॉडल्स की ज्यूरी प्रतिभागियों का चयन करेगी। आज प्रतियोगिता का मिस्टर एंड मिस जयपुर का पोस्टर लॉन्च किया गया। और बाकी जितने कॉलेज हैं, करीबन 18 कॉलेज हमने इस बार चूज़ किए हैं, जो सभी जगह पे यहाँ पे रेगुलर तौर पे अलग अलग जगह पे ऑडिशंस होंगे और ऑडिशन से सिलेक्शंस का जो एक प्रोसेस रहेगा, ये प्रोसेस जो है वो अलग अलग चरणों में होगा, जिसमें 500 से ज़्यादा प्रतिभागी यहाँ पे हमारे साथ आएंगे। और ये पूरा जो इवेंट है ये करीबन 1.5 महीने के आसपास चलने वाला है। शैडोज़ जो है वो पूरा यहाँ पे हमारे साथ स्पॉन्सर ही नहीं, हमारा सहभागिता कर रहा है। जितनी भी ग्रूमिंग जो यहाँ पे होगी वो शैडोज़ के यहाँ पे भी होंगी। जयपुर में 18 से 22 जनवरी तक जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां
संस्करण आयोजित होने जा रहा है। जयपुर के जेम्स सिनेमा में 25 देशों के 25 फिल्म मेकर सामूहिक रूप से उद्घाटन कर फेस्टिवल का आगाज करेंगे। फेस्टिवल में देश विदेश से बड़ी संख्या में फिल्म मेकर्स, अभिनेता, अभिनेत्रियां, निर्माता, निर्देशक, लेखक भाग लेंगे, जिनमें 64 देशों की 232 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें राजस्थान से 13 फिल्में भी शामिल है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 11वां एडिशन है और 18 से 22 जनवरी को शहर के 7 वेन्यूज़ पे 5 दिनों में 64 देशों की 232 फिल्में स्क्रीन होगी। ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव फेस्टिवल इस साल बन रहा है। इसके साथ वर्कशॉप है, सेमिनार्स है, चर्चाएं, डायलॉग्स है, फीचर फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, डॉक्यूमेंट्रीज है, सारा पैरेलल इसमें चलेगा। इसके अलावा फिल्म मार्केट है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी को प्रोडक्शन मीट है जो कि 20 तारीख को होगी। और हमारा एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर फिल्म लाइब्रेरी, उसके लिए 2100 दीपक हम 21 तारीख को जलाएंगे जेम्स सिनेमा पर ही। प्रदेश में सर्दी जैसे जैसे परवान चढ़ती है, वैसे वैसे विदेशी मेहमान 7 समंदर पार कर प्रदेश का रुख करने लगते हैं। इस बार भी विदेशी परिंदों से प्रदेश गुलजार है और इन प्रवासी परिंदों का कलरव सुनने के लिए भारी संख्या में पर्यटन भी आ रहे हैं। जयपुर का जल महल आजकल विदेशी मेहमानों से गुलजार है। जिधर देखो उधर जल महल में परिंदे ही परिंदे नजर आ रहे हैं। इन परिंदों को निहारने, इनका कलरव सुनने के लिए भारी संख्या में सैलानी भी आ रहे हैं। हर साल सर्दी के शुरू होते ही 7 समंदर पार कर भारी संख्या में प्रवासी परिंदे मरुधरा में अपना बसेरा करते हैं। ऑलमोस्ट हर संडेज मैं यहाँ आता हूँ। इन दिनों काफ़ी बर्ड्स जो माइग्रेटरी है वो आ रहे हैं यहाँ, लेकिन जो काउंट है वो अभी कम है। लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा काउंट था, जैसा मैं डिस्कस भी कर रहा था, बिकॉज ऑफ द वाटर, द कंडीशंस एंड ऑल। लाइक उदयपुर में मेरा एक फ्रेंड है, वो बता रहा था कि वहाँ काफ़ी आए हैं ये। राजधानी जयपुर के आसपास मानसागर झील, चंदलाई तालाब, बरखेड़ा तालाब, कूकस बांध, कोनाता बांध में हर तरफ ये प्रवासी परिंदे पानी पर अठखेलियां करते दिखाई दे रहे हैं। इस बार प्रवासी परिंदों की करीब 40 से 45 प्रजातियां जल महल की शोभा में 4 चांद लगा रहे हैं। कम बारिश के कारण इस बार भोजन पानी की कमी है। चंदलाई, बरखेड़ा, कूकस बांध, कोनाता बांध में कम पक्षी आए। पक्षी प्रेमियों की मानसागर झील पर टिकी है सारी उम्मीदें। मानसागर में प्रदूषण को रोकना एक बड़ी चुनौती है। इस बार मानसागर झील में पक्षियों की तादाद करीब 2,500 से 3,000 के करीब है। बारिश कम होने से झील और तालाबों में पक्षियों की संख्या में कमी आई है। पब्लिक में भी इसका रुचि बढ़ाना और उनको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट रहता है तो भी दूरी के कारण लोग जा नहीं पाते हैं। मूवमेंट भी ज़्यादा रहता है। इस कारण से हमने सोचा कि विभाग की तरफ से हर संडे मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर 10 तक हम एक बस चलाएंगे। एक बस चला के उसमें लोगों को बर्ड वॉचिंग करवाएंगे, ऐसा व्यवस्था करें। लेकिन जो परिंदे यहाँ आए हुए हैं उनको सैलानी अपने कैमरे में कैद करने से नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि साल में कुछ समय के लिए ही ये विदेशी मेहमान जल महल को और ज्यादा गुलजार करते हैं।